हाँ जी, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग जो आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये हमारे सिलेबस में, आरएस का जो सिलेबस है उसमें आरएस मेंस के पेपर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है मेंशन किया हुआ है। और वो मेंशन क्या किया हुआ है, वो किया हुआ है कि आधुनिक विश्व का इतिहास 1950 ईस्वी तक। ठीक है, तो चूंकि 1950 ईस्वी तक तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास हो जाएगा, इसलिए आरपीएससी ने कुछ टॉपिक्स ढूंढ के और वो निकाल ली। ठीक है, और वो जो टॉपिक्स हैं वो हमारे सिलेबस में उन्होंने एक एक करके लिख दिए कि 1950 तक भी हमें जो पढ़नी है चीजें, उसमें सिर्फ कुछ चीजें पढ़नी है। ये 5 या 6 टॉपिक जो उन्होंने डाले हैं सिर्फ यही पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम चर्चा करते हैं हमारे इस सिलेबस पर कि सिलेबस में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, किस तरह से उन्होंने सिलेबस को छाटा है, बनाया है, कि कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने रखे और वो क्यों रखे होंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि एक बार सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो समझते हैं, कैसे ये सिलेबस बना, कोशिश करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है उनको याद करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे जो पहला जो टॉपिक है वो है पुनर्जागरण या रेनेसा। इसे क्या कहा गया है? रेनेसा कहा गया है। ठीक है, रेनेसा का, अब आप कहोगे कि भाई रेनेसा जो है इसी को पहला टॉपिक क्यों लिया गया है, तो मैं आपको बताऊं कि रेनेसा या पुनर्जागरण जो है यही वो टॉपिक है जहां से ये माना जाता है कि जिस समय ये रेनेसा हुआ या पुनर्जागरण शुरू हुआ, तभी से ये मानते हैं कि आधुनिक विश्व जो है उसका निर्माण होना शुरू हुआ। इसलिए सबसे पहला टॉपिक है रेनेसा। रेनेसा या पुनर्जागरण, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनः जागना या रीबर्थ। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ था, सीधा अर्थ था कि पुनर्जागरण या पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म कैसे हुआ, इससे पहले क्या हो रहा था, या पुनर्जागरण क्यों था, इससे पहले क्या हो रहा था, यूरोप सो रहा था या विश्व सो रहा था? कि जी हाँ, बिल्कुल, ये बात यही थी कि इस पुनर्जागरण का जो काल था उससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हम मानते हैं मध्यकालीन विश्व का इतिहास। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इतिहास जो है वो हमेशा उतार चढ़ाव के साथ गति करता है। ठीक है, कि एक बिंदु ये था जब हम ये मानते हैं कि विश्व के इतिहास की शुरुआत हुई और उस समय सभ्यता के नाम पर कुछ भी नहीं था, जीरो था। फिर इतिहास ने अपने आप को बनाना शुरू किया और एक पीक पर पहुंचा, और उस पीक पर पहुंचने के बाद वापस से इसमें क्या आने लगी, सभ्यता में कुछ गिरावट आने लगी। वो जो काल था, जब यह जो टाइम पीरियड था, यहां तक हम मानते हैं कि ये कौन सा काल था? प्राचीन काल या एंशिएंट टाइम। ठीक है, ये जो डिक्लाइन का टाइम था ये था मध्यकाल, मिडाइवल। और जब यहां से वापस शुरू हुआ तो हम इसे क्या कहेंगे? ये है आधुनिक काल। तो अब ये जो पॉइंट है यही हमारा पुनर्जागरण है, जहां से हम क्या कहते हैं कि शुरुआत हो रही है। किसकी शुरुआत हो रही है? जागरण की। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि पुनर्जागरण अर्थात यहां से वापस से क्या हुआ? मध्यकाल का अंत होगा और आधुनिक काल की शुरुआत। ठीक है, अब पुनर्जागरण जब हुआ, मनुष्य जब जागा वापस से, तो उसने चारों तरफ देखा कि वो किन चीजों की वजह से पिछड़ा हुआ था, या ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां थी जो मध्यकाल में इतनी बढ़ गई थी जिनको उसे छोड़ना था। और जब उसने अपने चारों तरफ ध्यान दिया तो उसने सबसे पहली चीज देखी, और वो क्या था? कि वो था धर्म। कि मनुष्य जो है उसका जीवन धर्म का जो प्रभाव था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था, और धर्म ने मनुष्य को एक तरह से, मनुष्य के पूरे जीवन को अपने आगोश में जकड़ रखा था। अब सबसे पहला जो प्रयास किया गया जागने के बाद, सभ्यता ने या इतिहास ने जो प्रयास किया, वो प्रयास क्या किया कि इन्होंने धर्म में क्या किया? सुधार। और ये जो धर्म में सुधार है इसी को हम क्या कहते हैं? रिफॉर्मेशन या धर्म सुधार। क्योंकि अब मनुष्य जाग गया था, जाग करके उसने अपने आज चारों तरफ का माहौल देखा, उसने देखा कि सारा पिछड़ापन, सारी कमियां, उनकी जड़ कौन है? तो उनकी जड़ था धर्म।
इसलिए मनुष्य ने सबसे पहला प्रयास क्या किया? धर्म में सुधार करने का प्रयास। और ये जो धर्म में सुधार करने का जो प्रयास था, ठीक है, इसलिए अब देखो धर्म का बेस होता है हमेशा पारलौकिकता, और पुनर्जागरण का जो बेस था उसमें उन्होंने पूरा बल दिया इहलौकिकता पर, या जिसको हम कहते हैं पारलौकिकता अदरवर्ल्डलीनेस, और इहलौकिकता का मतलब वर्ल्डलीनेस। अर्थात कि अब लोगों ने ये जो धरती है यहां पर जो चल रहा है इसके ऊपर सोचना शुरू किया, इस लोक के बारे में सोचना शुरू किया। और जब वो सोचना शुरू किया तो उन्हें दिखा कि धर्म में जो बहुत सारी कुरीतियां आ गई है, उन कुरीतियों को हटाना पड़ेगा। और धर्म का आधार क्या होता है? आस्था होती है, ठीक है। अब जब लोग जागे तो उन्होंने इस आस्था के स्थान पर किसको महत्व दिया? तर्क को या रीजन को। इसलिए अब धर्म में क्या हो गया? सुधार हो गया। और आस्था का स्थान किसने ले लिया? तर्क या रीजन ने ले लिया। जब आस्था का स्थान तर्क ले लेता है, जब व्यक्ति हर बात को अपने तर्क से तोलता है, तर्क के आधार पर उसका परीक्षण करने लगता है, तो हम कहते हैं कि यस, ये व्यक्ति कैसा है? बुद्धिजीवी है, जो अपनी बुद्धि से सोच रहा है, तर्क जो है उसका प्रयोग कर रहा है, ठीक है। और सेम यही बात यहां हुई कि जब लोग जागे और धर्म का सुधार कर लिया, उन्होंने धर्म का प्रभाव कम किया, तो साथ में उन्होंने जब इस तर्क को महत्व देना शुरू किया, तो हमारे यहां से तीसरा टॉपिक निकल के आ गया, उसको कहा जाता है प्रबोधन। प्रबोधन या एनलाइटनमेंट। अब प्रबोधन का सामान्य अर्थ क्या होता है? प्रबोधन का सामान्य अर्थ होता है कि प्रबुद्ध व्यक्ति, जो व्यक्ति विद्वान है, जो व्यक्ति सही गलत का डिफरेंस कर सकता है, जो विवेकशील व्यक्ति है, ठीक है। और वो जो विवेकशील जो काल होगा पूरा का पूरा, उस काल को इन्होंने क्या नाम दे दिया? प्रबोधन का काल, ठीक है। तो तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो निकल के आता है और उसको हम कहते हैं प्रबोधन। इस दौरान बहुत सारे विचार, नए नए विचारक हुए, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी और जो पुराने जो प्रभाव थे उन सबको समाप्त किया। अब सिर्फ धर्म को ही नहीं बल्कि राजनीति के क्षेत्र में नए विचार आएंगे, विज्ञान के क्षेत्र में नए आविष्कार होंगे, और तार्किकता जो है वो बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाएगी। समाज का एक सामान्य उदाहरण हो जाएगी तार्किकता। जब इस तरह का समाज होगा, जो पूरा समाज अगर तर्क का प्रयोग कर रहा है, तो उस समाज को हम क्या कहेंगे? प्रबुद्ध समाज। और उस समाज का जो इतिहास हम पढ़ेंगे उसको हम क्या कहते हैं? प्रबोधन, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था, ये था प्रबोधन। अब प्रबोधन में दो चीजों का डेवलपमेंट हुआ। वो चीजें थी कि एक तो नए विचार कहां पर? राजनीति के क्षेत्र में। और दूसरी जो चीज थी वो था विज्ञान का विकास या साइंस। कि अभी इस काल में मनुष्य ने साइंस को बहुत महत्व देना शुरू किया, क्योंकि अब तर्क क्या डिमांड करता था? तर्क की डिमांड होती है कि किसी भी चीज का कोई कारण होता है तभी वो चीज एग्जिस्ट करती है। इसलिए उन्होंने कार्य कारण का जो पूरा विज्ञान का जो बेस था, सिद्धांत, उस पर ध्यान देना शुरू किया। विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ इस प्रबोधन के काल में। और विज्ञान जो है उसका प्रबोधन का, उसका जो विकास होता है, उसका सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? तो विज्ञान का बड़ा विकास जो है वो किसके रूप में होगा? मशीन के रूप में। इसलिए प्रबोधन के फलस्वरूप जो विज्ञान का विकास हुआ, और उस विज्ञान के विकास ने किन चीजों को जन्म दिया? मशीनों को। जब इन मशीनों का प्रयोग मनुष्य ने कहां किया? उद्योगों में या उत्पादन में। तो हमारा अगला टॉपिक निकल के आ गया और उसको हमने क्या नाम दिया है? औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहां से मशीनें, और इन मशीनों का यूज कहां किया गया? औद्योगिक क्रांति में। जब औद्योगिक क्षेत्रों में इनका यूज हुआ तो हमारा अगला टॉपिक क्या हो गया? औद्योगिक क्रांति। और ये जो औद्योगिक क्रांति थी, ये मानव के इतिहास का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसने मनुष्य की पूरी सभ्यता को ही पूरी तरह से क्या कर दिया? बदल दिया। इसीलिए इसको एक क्रांति कहा गया है कि इसने न सिर्फ उत्पादन के तरीकों को बदला बल्कि मानव जीवन के शैली को ही बदल दिया, ठीक है। तो जैसा कि अगला जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसका मतलब है कि उद्योगों के क्षेत्र में क्या हुई? एक क्रांति हुई। औद्योगिक जो क्रांति है, इसके बाद में अगला टॉपिक अगर उनको सेलेक्ट करना हो तो वो देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में क्या हो रहा है। औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में क्या हुआ? तो औद्योगिक क्रांति का आधार होती है सिर्फ दो चीजें। कौन सी चीजें?
तो उद्योग अगर किसी को स्थापित करना है तो दो आवश्यक चीजें होती हैं। एक होता है कच्चा माल या रॉ मटेरियल, जिसका यूज किया जाता है कहां पर, उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में। तो पहली आवश्यकता होती है उद्योगों की कच्चा माल, और दूसरी, जब मशीन कच्चे माल को मशीन के ऊपर डाला गया, उससे कुछ उत्पाद बना दिया, अब उस उत्पाद को रखा नहीं जा सकता, उस उत्पाद को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। और बेचने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो क्या होता है, बाजार या मार्केट। तो दो चीजों की आवश्यकता इस औद्योगिक क्रांति के दौरान पड़ी, एक था कच्चा माल रॉ मटेरियल और दूसरी चीज थी बाजार। अब औद्योगिक क्रांति के दौरान शुरुआत इसकी इंग्लैंड से हुई, सिर्फ इंग्लैंड में ही औद्योगिकरण सीमित था, लेकिन 50-60 साल के बाद में बाकी के यूरोप के देशों में भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का असर वहां भी पहुंचा, वहां भी मशीनीकरण हुआ, बड़े स्तर पर क्या होने लग गया, प्रोडक्शन होने लग गया। जब उन्होंने मशीनों का बड़े स्तर पर यूज किया, प्रोडक्शन उनका बढ़ा, तो उनको भी इन दोनों चीजों की आवश्यकताएं क्या हुई, महसूस हुई। अब उन्हें भी कच्चा माल चाहिए था और बाजार चाहिए थे, और ये जो दोनों चीजें हैं, ये ढूंढने के लिए यूरोपीय लोग यूरोप से बाहर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और जब ये इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति यूरोप में नहीं होगी, तो उन्होंने क्या कोशिशें की, बाहर गए यूरोप से बाहर, और यूरोप से बाहर जाकर के उन्होंने ऐसे नए देश ढूंढे कि जहां से वो इन दोनों आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और जब यही जो नए देश जो थे, इनके ऊपर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विकसित देश थे, उन्होंने क्या किया, कंट्रोल स्थापित किया, और उस कंट्रोल को हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद। यहां से हमारा अगला टॉपिक। तो आप देखो, हर टॉपिक जो है, हर अगला टॉपिक पिछले टॉपिक का परिणाम है या प्रभाव है। वैसा ही औद्योगिक क्रांति के कारण दो चीजों की आवश्यकता हुई, और इन दोनों चीजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इसकी शुरुआत होगी। और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद एक ऐसी प्रवृत्ति, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, एक ऐसी प्रकृति या प्रवृत्ति जिसमें अब यूरोप के विकसित देश दौड़ रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, किस चीज के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज जो है उनको स्थापित किया जाए, अपने जो साम्राज्य है उसको ज्यादा से ज्यादा विस्तृत किया जाए, उसको विस्तार दिया जा सके। और इन्हीं प्रयासों के अंदर आप देखेंगे कि यूरोप के देश जो है आपसी प्रतिस्पर्धा में, और वो प्रतिस्पर्धा जो है वो घृणा के रूप में बदल गई। देखिए, प्रतिस्पर्धा होना एक अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन कैसी हो, स्वस्थ हो। लेकिन यूरोप के देशों के बीच ये जो प्रतिस्पर्धा थी, ये स्वस्थ नहीं रही, और इसमें बहुत सारी घृणा जो है वो हुई, अविश्वास जो है वो पैदा हुआ। और जब ये जो प्रतिस्पर्धा है, जब ये घृणा और अविश्वास अपने चरम पर पहुंचा, तो उसका एक सीधा सा परिणाम हुआ, और वो परिणाम था युद्ध। कि इन्होंने अपने मामले सुलझाने के लिए युद्धों का सहारा लिया, और जब इन्होंने युद्धों का सहारा लिया तो विश्व को दो विश्व युद्धों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। और इसी को हमारा अगला टॉपिक बताया गया है, कि अगला जो टॉपिक है हमारा, जो अंतिम टॉपिक है इस अपने पार्ट का, वो है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स या विश्व युद्धों के प्रभाव। अब हम ये देखते हैं सीधे सीधे कि हमारा हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से सीधा सा जुड़ा हुआ है, और उसका ही एक क्या है, प्रभाव है। और इतिहास में ये चीज सामान्य है कि हर घटना जो है वो अपने पहले वाली घटना का परिणाम होती है, और अपने बाद वाली घटना का क्या होती है, कारण। तो सेम यही चीजें, यही 4-5 जो टॉपिक हैं, ये हमें पढ़ने हैं। हम इनको एक एक करके देखेंगे आगे जैसे जैसे हम चलेंगे, और ये सारे टॉपिक्स जो है हम क्लियर करेंगे। और आप ये मान के चलो कि लगभग 15 नंबर का जो पोर्शन होता है, 15 से 20 नंबर का जो पोर्शन होता है मेंस में, वो इस सेक्टर से पूछा जाता है। सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं जहां से ये चीजें पूछी जाती है, और बहुत कोई हार्ड चीजें हैं नहीं, बहुत आसान से सब्जेक्ट है, बहुत सरल है, रोचक है। तो आइए इसके आगे पढ़ते हैं कि हम किस तरह से जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है, उसका पहला टॉपिक है, जिसका नाम है पुनर्जागरण या रेनेसां, ठीक है। तो हम इस पहले टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे कि रेनेसां क्या है, क्या होता है रेनेसां, रेनेसां का अर्थ क्या है, रेनेसां की प्रकृति या नेचर क्या है, रेनेसां जो है वो क्यों शुरू हुआ, ठीक है, कि रेनेसां की शुरुआत क्यों हुई, कौन से कारण थे,
रेनेसां का प्रभाव देखेंगे कि रेनेसां के क्या प्रभाव हुए, और हम देखेंगे कि रेनेसां, जब हम पूरा टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बाद में एक बात होती है कि रेनेसां जो है इसकी शुरुआत इटली से हुई थी और बाद में ये पूरे यूरोप में फैल गया। तो हम वो भी बात देखेंगे कि रेनेसां की शुरुआत इटली से ही क्यों हुई, यूरोप के किसी अन्य देश से क्यों नहीं। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रेनेसां या पुनर्जागरण। जब हम सबसे पहली बात करेंगे, देखो मैंने एक बात बताई, पुनर्जागरण इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? इटली से। पुनर्जागरण की शुरुआत हुई इटली से, ठीक है, और बाद में ये जो पूरा जो टाइम पीरियड था, इटली से शुरू होने के बाद रेनेसां जो है धीरे धीरे पूरे यूरोप के अंदर जो है फैल गया। ठीक है, तो इसलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि रेनेसां क्या था, या रेनेसां की परिभाषा की बात करेंगे कि अर्थ क्या है रेनेसां का। तो आइए बात करते हैं कि रेनेसां का अर्थ क्या था। तो अब मैं एक बात बताता हूं कि मुझे रेनेसां या हम इसको क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। तो हम देखते हैं कि अगर मुझे इस चीज की परिभाषा तैयार करनी है या मुझे इसे परिभाषित करना है, तो सबसे पहले मुझे इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजों का पता होना चाहिए अगर मैं इसकी परिभाषा देने की कोशिश करूं। ठीक है, इतिहास है चूंकि, इसलिए मैं सबसे पहली बात करूंगा कि समय की, कि रेनेसां अर्थात पुनर्जागरण कब शुरू हुआ। ठीक है, रेनेसां या पुनर्जागरण कहां पर शुरू हुआ, ये घटना कहां की है, और तीसरी मैं बात करूंगा कि ये क्या था। कुल मिलाकर के अगर मैं इन 3 प्रश्नों के जवाब ढूंढूं तो मुझे रेनेसां की जो है परिभाषा मिल जाएगी या अर्थ समझ में आ जाएगा। अब हमने बात की कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, इटली से, और बाद में ये कहां फैल गया, पूरे यूरोप में। शुरुआत कब हुई, तो हम इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। कुछ विद्वान इसे 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ मानते हैं, कुछ इसे 12वीं शताब्दी से ही शुरू मानते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य बात है कि वो है कि ये 14वीं शताब्दी से और 16वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, किसके दौरान, कौन सी शताब्दी में, कि लगभग 1300 ईस्वी के आसपास ही शुरू हुआ और लगभग 1599 1600 के आसपास तक के जो 300 साल का जो टाइम पीरियड है, उस दौरान का जो पूरा काल है उसे हम क्या कहते हैं, रेनेसां या पुनर्जागरण का काल। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, सबसे पहली बात। दूसरी चीज हमने बात की कि ये कहां पर शुरू हुआ, तो देखो इसकी शुरुआत इटली से हुई, लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये कहां फैला, पूरे यूरोप में। इसका प्रभाव जो था वो पूरे यूरोप पर पड़ा, इसलिए हम कहते हैं कि ये कहां पर घटित हुआ, पूरे यूरोप में। फिर हम बात करते हैं इसकी तीसरी चीज की कि रेनेसां क्या था, अगर यह पुनर्जागरण क्या था। तो मैं सबसे पहली बात कहूं कि रेनेसां एक बौद्धिक आंदोलन था, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, या बौद्धिक आंदोलन कह दे या इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कह दे। तो सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि बौद्धिक आंदोलन क्या होता है। सामान्य सी बात है, बौद्धिक आंदोलन का सीधा सा अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा आंदोलन जो कहां हो रहा हो, बुद्धि के स्तर। ये सारे जो भी नई चीजें होंगी, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो कहां हो रहे हैं, किसी के दिमाग में हो रहे हैं। अब ये किसी एक व्यक्ति के दिमाग में नहीं हो रहे, बल्कि पूरे समाज में बहुत बड़ी संख्या में जो ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में इस तरह के नए परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह आती है कि अच्छा, बौद्धिक आंदोलन हो रहे हैं, हम मान लेते हैं कि हो रहा है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये बौद्धिक आंदोलन क्या है, ये दिखेगा कहां पर। तो
बौद्धिक आंदोलन जो था, इसने ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये कुछ नया हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि ये एक बौद्धिक आंदोलन था। और ये आंदोलन दिखाई कहां दे रहा था? तो यह आंदोलन दिखाई दे रहा था कला एवं साहित्य के क्षेत्र में। आर्ट एंड लिटरेचर का जो सेक्टर था, उन क्षेत्रों में अब इस समय ऐसे कुछ परिवर्तन आ रहे थे जिनको हम कह सकते हैं कि ये कुछ नया था। और इसीलिए हमने कहा कि बौद्धिक के स्तर पर एक परिवर्तन हुआ या नई चीज आई। और वो नई चीज, वो जो नई परिवर्तन थे, वो कहां दिखाई दिए? तो वो दिखाई दिए इस समय की कला में और इस काल के साहित्य में। इसलिए हम कहते हैं कि एक बौद्धिक आंदोलन था। और ये बौद्धिक आंदोलन कहां दिखाई दे रहा था? तो ये बौद्धिक आंदोलन दिखाई दे रहा था कला एवं साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, अगर कला एवं साहित्य के क्षेत्र में ऐसा क्या था या ऐसा क्या नया था जिसे हम लोगों ने ये मान लिया कि एक बौद्धिक आंदोलन था? तो यहां से बात आती है कि इस समय कला और साहित्य, इनके अंदर जो नई चीज थी, जो नवीनता थी, वो था कि यह दोनों ही क्षेत्र कैसे थे? मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त थे। ह्यूमन सेंटर टेंडेंसीज जो होती है, उनसे युक्त थे। ठीक है, इसलिए हमें दिखाई दिया कि इससे पहले, चूंकि हमने बात की थी जब सिलेबस की बात कर रहे थे, कि पुनर्जागरण से पहले सारा प्रभाव किसका था? धर्म का था। लेकिन अब हमने नई चीज क्या देखी कि कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है कि मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त जो नई जो साहित्य और कला है, उसी को हमने क्या मान लिया है कि ये कुछ नई प्रवृत्ति है। और इस नई प्रवृत्ति को हमने क्या नाम दिया? रेनेसां का नाम। इसलिए मैं कह सकता हूं कि रेनेसां क्या था? एक बौद्धिक आंदोलन था जो कि कहां दिखाई दे रहा था? कला और साहित्य के क्षेत्र में दिखाई दे रहा था। और क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा था? तो परिवर्तन था मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त होना इन कला और साहित्य का। ठीक है, या ह्यूमन सेंटर्ड जो टेंडेंसीज हैं वो दिखाई दे रही थी अब कला और साहित्य के क्षेत्र में। पर अभी एक और बात बाकी रहती कि ऐसा क्या हुआ कि अभी इसी समय, इससे पहले ये क्यों नहीं आई? मनुष्य तो वही थे, पीढ़ियां तो लगातार चल रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी 11वीं 12वीं शताब्दी में ही इन लोगों ने ये कहां से सीखने को मिली ये सब बातें? इनको कैसे पता चला कि हमें कुछ मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त करना है या हमें अब धर्म को छोड़ना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो सारी चीजें हुई, इन सब की इन्होंने प्रेरणा ली। और इनकी जो प्रेरणा थी वो इन्हें कहां से मिली? तो मैं कहूंगा कि ये पूरा जो आंदोलन था, पूरा जो रेनेसां था, ये प्रेरित था किससे? दो प्राचीन सभ्यताएं थी यूरोप में। जो इससे पहले, मध्यकाल से पहले जो प्राचीन काल था यूरोप का, वहां पर उस समय जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलपमेंट हो रहा था या सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास पर चल रही थी, ठीक है, या सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के बाद में जब भारत में लगभग जो है मौर्य काल समाप्त हुआ, उसके बाद में भारत के अंदर तो बहुत सारी सभ्यताएं पनपी। लेकिन यूरोप में दो इंपॉर्टेंट सभ्यताएं थी जिनका जन्म उस समय हुआ। और वो दो सभ्यताएं कौन सी थी? वो सभ्यताएं थी यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता। तो मैं कहूंगा कि इन्होंने प्रेरणा कहां से ली? इंस्पिरेशन जो था इनका वो क्या था? तो इनका इंस्पिरेशन था या प्रेरणा जो था वो थी प्राचीन यूनानी या ग्रीक व रोमन सभ्यता। अर्थात क्या हुआ कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं से प्रेरित होकर कला और साहित्य के क्षेत्र में मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त जो बौद्धिक आंदोलन चला, उसे हम क्या कहते हैं? रेनेसां कहते हैं। ये इसकी सामान्य सी क्या होती है? परिभाषा होती है। अर्थात
कि प्राचीन सभ्यताओं से प्रेरणा ली इसने, इसलिए ये सब चीजें जो है संभव हो सकी। ठीक है, तो इसी आधार पर हम बात करेंगे कि आगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप लोग आराम से देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है उसको यहीं से उसका अर्थ निकलता है कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में यूनानी एवं रोमन सभ्यताओं से प्रेरणा लेकर विचार, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त जो बौद्धिक आंदोलन था उसे हमने क्या कहा है, पुनर्जागरण कहा है। क्या कहते हैं, कब की बात है, 14th to 16th सेंचुरी। आइडियाज जो थे वो इंस्पायर्ड थे कहां से, एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस थे एंड कहां पर दिखाई दे रहा था क्षेत्र, तो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो कि कहां दिख रहा था, ह्यूमन सेंटर टेंडेंसीज थी इनमें, और ये दिख रहा था लिटरेचर में, और ये दिख रहा था कहां पर, आर्ट के अंदर, जिसको हमने क्या कहा है, रेनेसा कहा है या पुनर्जागरण कहा है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि रेनेसा की ये जो साधारण सी जो परिभाषा है ये आप सब लोगों को याद आसानी से हो गई होगी या समझ में आ गई होगी कि रेनेसा जो था वो क्या था कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में एक बौद्धिक आंदोलन हुआ। उस बौद्धिक आंदोलन ने प्रेरणा कहां से ली है, वो है प्राचीन सभ्यताएं, और प्रेरणा लेकर के क्या किया, तो कला और साहित्य के क्षेत्र में जो है मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त ये होकर के एक आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। और इस पूरा जो टाइम पीरियड था इसको हमने क्या कहा है, रेनेसा कहा है या पुनर्जागरण कहा है। ठीक है, तो अब आप याद करें, इसे कोशिश करें और एक दो बार पढ़ेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे तो आराम से ये चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब हमने रेनेसा की जब परिभाषा देख ली है तो हम बात करेंगे कि रेनेसा की प्रकृति, कि ये जो रेनेसा था यहां तो हमने इसका अर्थ देखा है या परिभाषा देखी है, अब हम बात करेंगे कि रेनेसा की प्रकृति क्या थी, किस तरह की चीज थी, क्या पूरा रेनेसा का जो टाइम पीरियड था उसमें ऐसी कौन सी चीजें थी जो कॉमन थी, जिन्हें हम मानते हैं कि ये रेनेसा की क्या है, विशेषताएं हैं। तो इसलिए हम जो है अगली जो टॉपिक है हमारा, जहां से क्वेश्चन सामान्यतः आते हैं, वो है रेनेसा की प्रकृति, नेचर। ठीक है, और उसके लिए हम आगे चलते हैं कि रेनेसा का अर्थ या रेनेसा की प्रकृति अर्थ के बाद में हम देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि रेनेसा की प्रकृति या इसका नेचर कैसा था। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेनेसा की प्रकृति के बारे में जो भी अधिकतर चीजें हैं, जो हमने परिभाषा में जो चीजें देखी है वही चीजें होंगी वैसे, तो वहां से बहुत सारी चीजें तो उस परिभाषा से ही निकल के बाहर आ जाएंगी, और कुछ चीजें ऐसी है जो सामान्य बुद्धि से भी पता चल जाती है कि और क्या चीजें हो सकती। तो जब हम इसकी प्रकृति या नेचर की बात करें तो मैं सबसे पहली बात करूंगा कि हमने बात क्या की थी कि रेनेसा क्या था, उसने प्रेरणा कहां से ली थी, कि प्राचीन यूनान एवं रोम की सभ्यताओं से। क्या कह रहे थे कि इट वाज इंस्पायर्ड बाय सिविलाइजेशंस ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोम, कि यह जो है प्राचीन रोम और ग्रीक जो सभ्यता थी उनसे प्रेरित था। यह इसकी एक क्या थी, एक विशेषता थी, यह इसका नयापन था, यह इसकी प्रकृति है कि ये एक अनूठापन था कि इन्होंने प्रेरणा कहां से ली है, प्राचीन सभ्यताओं से प्रेरणा ली। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दूसरी कि प्राचीन सभ्यताओं से इसने प्रेरणा ली, प्रेरित प्राचीन चीजों से था, लेकिन ये क्या था, आधुनिक। क्यों था ये आधुनिक? ये आधुनिक इसलिए था कि प्राचीन चीजों से प्रेरणा लेने के बावजूद रेनेसा जो था वो प्रगतिशील था। प्रकृति उसने पुरानी जो बुरी चीजें थी उनको नहीं अपनाया, जो प्राचीन जो कमियां थी उनको नहीं अपनाया, बल्कि ये कैसा था, प्रोग्रेसिव था। ठीक है, कि अतीत से प्रेरणा लेने के बावजूद इसने सिर्फ उन्हीं चीजों को अपनाया जो कैसी थी, प्रगतिशील चीजें थी, या उन चीजों को किस तरह से ढाल लिया गया इस समय, प्रगतिशील चीजों के रूप। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो प्रकृति है उसके बात जब करें तो दूसरी बात कि प्राचीन सभ्यताओं से प्रेरणा ली, लेकिन उसके बावजूद यह कैसा था, प्रगतिशील था या प्रोग्रेसिव था। ठीक है, इसलिए इसकी दूसरी विशेषता है कि यह अपनी प्रकृति में प्रगतिशील था। ठीक है,
फिर हमने बात की कि पुनर्जागरण ने का जो प्रभाव था, ये बौद्धिक आंदोलन जो था वो कहाँ दिखाई दे रहा था। हमने बात की कि वो कला और साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा था। वहां से हमें पता चला कि पुनर्जागरण जैसी कोई चीज शुरू हुई है। लेकिन बात ये थी कि देखो, इसने जीवन के सभी क्षेत्रों को इन्फ्लुएंसिंग जो है, वो इसका इन्फ्लुएंस जो है ऑल फैक्ट्स जो थे लाइफ के, उन सभी पर था, या इसका प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं पर था। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव था वो कहां दिखाई दे रहा है? वो दिखाई दे रहा है कला एवं साहित्य के क्षेत्र पर, आर्ट, इन द सेक्टर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने परिभाषा में यही बातें की कि प्राचीन सभ्यताओं से प्रेरित है, यह प्रगतिशील है और जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने के बावजूद भी इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो कहां दिखाई देता है? आर्ट एंड लिटरेचर पर। तो इसलिए हमने बात की कि इसकी तीसरी विशेषता कि इसने जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो है इसका कहां दिखाई दिया? कला और साहित्य पर, आर्ट और लिटरेचर पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात की इसकी तीन प्रकृति। फिर हम बात करते हैं कि और पुनर्जागरण के अंदर और कौन सी नई चीज थी। तो पुनर्जागरण की एक और जो सबसे बड़ी बात थी वो थी धर्म निरपेक्षता, कि यह धर्म निरपेक्षता के तत्वों से, या सेकुलरिज्म जो है वो, कि पुनर्जागरण की प्रकृति कैसी थी? सेकुलर थी या धर्म निरपेक्ष थी। अब इस चीज का पता कहां से लगाएं? तो हम लोगों ने बात की कि देखो, कि जब पुनर्जागरण शुरू हुआ उससे पहले सभी चीजें जो है वो किससे प्रभावित थी? धर्म से। किसके द्वारा कंट्रोल हो रही थी? धर्म के द्वारा। किसके ऊपर केंद्रित थी? तो धर्म पर केंद्रित थी। तो सारी की सारा जीवन के जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो सब किस पर केंद्रित थे? धर्म पर। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ तो हमने बात की कि सबसे पहले उसने क्या किया? धर्म के प्रभाव को कम किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि पुनर्जागरण जो है वो धर्म निरपेक्ष तत्वों से युक्त था, कि चाहे कला के क्षेत्र में देखें, चाहे साहित्य के क्षेत्र में देखें, सभी जगह जो है धर्म निरपेक्ष जो प्रवृत्तियां हैं वो हमें दिखाई देने लगती है। और हम इसीलिए कहते हैं कि इसने धर्मेतर प्रवृत्तियों को क्या दिया? प्रोत्साहन दिया। और किस पर बल दिया? यह लौकिकता पर या वर्डलीनेस पर। कि हम बात करते हैं कि इसने किस पर बल दिया है? वर्डलीनेस पर, यह लौकिकता पर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसने धर्म का विरोध किया हो, इसने धर्म का सम्मान किया। इस समय धर्म के अपमान नहीं किया गया, लेकिन फिर भी धर्म अपनी जगह है और बाकी चीजें, कला अपनी जगह या साहित्य अपनी जगह। इसलिए यह धर्म के प्रति सम्मान रखते हुए भी इसने धर्म निरपेक्षता जो है उस प्रवृत्ति को इसने अपनाया। इसलिए हम कहते हैं कि पुनर्जागरण की प्रकृति का अगर हम चौथा पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट क्या होगा? धर्म निरपेक्षता। ठीक है, फिर अब मुझे एक बात बताओ कि धर्म निरपेक्षता एक ऐसी चीज है जो आधुनिक है या बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन बात ये करें कि क्या पूरा का पूरा यूरोप या पूरा का पूरा इटली जो है वहां सब जगह ही ऐसी प्रवृत्तियां एक साथ आ गई? कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर जो भी कोई घटना होती है, जो भी कोई चीज होती है, उसकी प्रवृत्तियां जो है स्पष्ट होती है, दिखाई देती है कि वो उसका बैकग्राउंड कैसा है। अब यहां पर जब हम देखते हैं कि यह प्राचीन सभ्यताओं से प्रेरित था, और ये दोनों सभ्यताएं कैसी सभ्यताएं थी? नगरीय सभ्यताएं थी। यहाँ पर बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ था, बहुत सारे नए नगरों का निर्माण हुआ, नगरों का डेवलपमेंट हुआ, एक पूरे के पूरे साम्राज्य का निर्माण हुआ। और दूसरी बात, प्रगतिशीलता के तत्व दिखते हैं। तो हम एक बात सामान्य से हमारे दिमाग में आती है कि कोई चीज ऐसी सभ्यताओं से इन्होंने प्रेरणा ली थी। चीजें क्या थी? कि ये प्रगतिशील थे, कला और साहित्य जो है वो बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है, और ये किस तरह की प्रवृत्तियों से युक्त है? धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तियों से युक्त। तो अब एक सीधी सी बात समझ में आती है कि इसका मतलब कि यह जो पूरी चीजें हैं ये किसी स्पेशल
किसी क्षेत्र स्पेसिफिक भी हो सकती है, या कुछ ऐसी सामान्य प्रवृत्ति है जहां पर इनका विकास हुआ हो। तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि पुनर्जागरण जो है इसका आरंभ कहां से हुआ था? शहरों से हुआ। पुनर्जागरण की ये जो प्रकृतियां दिख रही है हम लोगों को, यह ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो सकती थी, बल्कि इनको डेवलप होने के लिए जो पर्टिकुलर माहौल चाहिए था वो इन्हें कहां से मिला? शहरों में। और हम देखेंगे कि जब इसके कारण पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरह की बहुत सी घटनाएं हुई जिसकी वजह से इस समय इटली के क्षेत्र में और यूरोप के अंदर जो है नए नए नगरों का निर्माण हुआ, नए नए नगरों का विकास हुआ, और वो जो नगर थे वो नगर नवीन विचारों के क्या बन गए? वाहक बन गए। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि पुनर्जागरण जो है उसकी प्रकृति कि वह शहरों से आरंभ हुआ था, इसलिए ये कैसा था? अपने नेचर में शहरी था या अर्बन था? कि ये अपने नेचर में कैसा था? शहरी या अर्बन। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी पांचवी जो बात कर रहे हैं कि इसकी पांचवी विशेषता कि पुनर्जागरण एक शहरी प्रवृत्ति का आंदोलन था, शहरों से शुरू हुआ और बाद में फिर इसका जो प्रभाव है वो गांवों तक धीरे धीरे पहुंचा। और हम ये मानते भी हैं कि देखो, जब भी कोई चीज जो रूढ़िवादिता से दूर जाएगी या आस्था से दूर जाएगी, तो देखो वो चीजें गांवों में संभव होना थोड़ा मुश्किल होता है। सेम वैसा ही यहाँ भी हुआ कि ये चीजें जो है, इस तरह की जो चीजें थी वो गांवों में नहीं बल्कि कहां से शुरू हुई? शहरों से। इसलिए हम कहते हैं कि पुनर्जागरण की प्रकृति में जो अगला जो पॉइंट है वो है कि यह शहरी प्रकृति का था, या इसका स्वरूप भी कैसा था? शहरी था। ठीक है, फिर बात करें कि इसके अलावा और क्या प्रवृत्तियां हो सकती है पुनर्जागरण में, तो हम बात करें कि अब वापस से इसकी परिभाषा से ही देखो और चीजें निकलेंगी कि हम बात करते हैं कि यह इसने प्रेरणा कि इसके अंदर कौन से तत्व, कला और साहित्य के क्षेत्र में जब हमने बात की थी कि किन नई चीजों का, तो हमने कहा था कि मानव केंद्रित प्रवृत्तियों का क्या हो रहा था? डेवलपमेंट हो रहा था। और सेम यही बात जो है रेनेसां को एक नई विशेषता प्रदान करती है कि यह कैसा था? मानववादी विचारों से प्रेरित था, और विचारों का जो केंद्र था, कि जो भी सेंटर पॉइंट जो था कंटेम्पलेशन का या थिंकिंग का, थॉट प्रोसेस का, वो कौन था? ह्यूमन था। ठीक है, और इसने प्रेरणा कैसी थी इसकी? ह्यूमनिस्टिक आइडियाज, यानी मानववादी विचारों से युक्त था। और इसलिए इसके जितने भी विचार थे इस समय, उन सब का केंद्र बिंदु अब कौन बन गया? मनुष्य बन गया, मानव बन गया। जबकि इससे पहले पूरी प्रकृतियां कैसी थी? धार्मिक थी। और धर्म का केंद्र कौन होता है? ईश्वर। और ईश्वर का स्थान कौन सा है? परलोक है। तो देखो, परलोक को छोड़ा गया, इहलोक पर आए, तो किसको छोड़ा? ईश्वर को छोड़ा, और ध्यान किस पर दिया? मनुष्य पर। इसलिए अब पहली बार सारी चीजें मनुष्य के एस्पेक्ट से सोची जाने लगी, मनुष्य के एस्पेक्ट से डिसाइड होने लगी। इसलिए हमने कहा कि पुनर्जागरण जो है उसकी एक और प्रकृति थी कि यह क्या था? कि इसकी पूरे विचारों का जो केंद्र था वो कौन था? मानव था। ह्यूमनिस्टिक जो आइडियाज थे उनसे ये प्रेरित था। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता थी। और हम मानते हैं कि बाद में आगे चलकर यही वो प्रवृत्तियां थी कि आज हम देखते हैं कि मनुष्य, आज हम क्या मानते हैं? इस पूरी दुनिया के ऊपर कौन राज कर रहा है? मनुष्य राज कर रहा है। सारा सिस्टम जो बनाया है वो किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यही वो चीजें पॉइंट था जहां से मनुष्य का डेवलपमेंट शुरू हुआ। और आज जो मनुष्य का जो युग है वो आज हम देख रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रभावी अगर कोई जीव है तो कौन है? मनुष्य है। सारा सबका सबसे ज्यादा जो हम मान सकते हैं कि दुनिया का स्वामी या मालिक कौन है आज की तारीख में? तो मनुष्य है। तो वही जो टेंडेंसीज थी उनकी शुरुआत कहां से हुई? इस पुनर्जागरण से। इसलिए हम कहेंगे कि यह मानववादी विचारों से प्रेरित था, और इसके विचारों का केंद्र कौन था? ह्यूमन था। ठीक है, तो इसकी अगली जो विशेषता है वो हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि अब जब मनुष्य को केंद्र में लेकर के आया गया, और तो किसको दूर कौन हुआ? धर्म हुआ या ईश्वर हुआ। और जब धर्म और जो परंपरा या आस्था जब दूर हो रही थी, तो धर्म के साथ दो चीजें बहुत गहराई से जुड़ी हुई होती है। उन्हें कहते हैं
कि रूढ़िवादिता और अंधविश्वास। क्या कहते हैं कि रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म एंड सुपरस्टिशंस जो है, ये ऐसी चीज है जिनका जुड़ाव किससे होता है? धर्म से। सामान्यतया अंधविश्वास, क्योंकि धर्म के अंदर जहां तक मनुष्य का बस चलता है वो उसके कंट्रोल की बात। जब मनुष्य का बस चलना बंद हो जाता है तो वो किस पर विश्वास करता है? किसी दूसरी शक्ति पर, और वही उसका जो विश्वास है वो उसको हम क्या कहते हैं? अंधविश्वास कहते हैं। और जब उस अंधविश्वास को वो पकड़ के बैठ जाए कि अब मैं इसे बदलने नहीं दूंगा, तो उस प्रवृत्ति को हम कहते हैं रूढ़िवादिता या कंजर्वेटिज्म। और ये दोनों चीजें धर्म से जुड़ी हुई है। या हम माने कि जब भी धर्म में जो कमी आई या जब भी धर्म का पतन हुआ, तो उसमें इन दोनों चीजों का बहुत बड़ा योगदान था। तो अब जब पुनर्जागरण आया, उसने मनुष्य केंद्र ही, जब विचारों का केंद्र ही मनुष्य को बना लिया, और मनुष्य जो है उसके साथ न रूढ़िवादिता जुड़ी थी न अंधविश्वास जुड़े थे। इसलिए इसने जब धर्मेतर प्रवृत्तियों की तरफ ध्यान दिया, तो इस समय रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का क्या हुआ? विरोध हुआ। या यूं कहें कि यह इनके विपरीत था, कि पुनर्जागरण जो है वो क्या था? अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता का जस्ट विपरीत या उल्टा था, अपोजिट था। ठीक है, या कॉन्ट्रेरी कहते हैं, कि हम कहते हैं कि इट वाज कॉन्ट्रेरी टू कंजर्वेटिज्म एंड सुपरस्टिशंस। इसलिए इसकी यह प्रकृति, कि इसकी एक और विशेषता कि यह रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों के क्या था? विपरीत था या कॉन्ट्रेरी था। ठीक है, अब रूढ़ि और अंधविश्वास, इन दोनों को अपने आप दूर नहीं होंगे। हमने बात की थी कि ऐसा कुछ हो कि रूढ़ि को क्यों नहीं माना जाए, या अगर मुझे कोई अंधविश्वास है, कि मैं किसी अंधविश्वास को फॉलो करता हूं या आप किसी अंधविश्वास को फॉलो करते हैं, तो अगर आपको उससे बाहर जाना है, आप ये कहोगे कि यस ये चीज ऐसी नहीं है, उसके लिए आपको एक चीज की जरूरत होगी, और उस चीज को कहा जाता है तर्क। क्या कहते हैं? तर्क। कि अगर आपको अंधविश्वासों से ऊपर जाना है तो आपके पास में एक चीज होनी चाहिए, उसको कहा जाता है तर्क या रीजन या रैशनैलिटी। तो अब सबसे बड़ी बात यह थी कि इन अंधविश्वासों और इन रूढ़ियों का विरोध करने का जो हथियार था या जो माध्यम था वो क्या था? तर्क था। कि पुनर्जागरण के समय तर्क को जो है महत्व बहुत ज्यादा दिया गया। हर चीज में ये डिसाइड किया गया कि ये चीज तार्किक है या नहीं है, यह चीज मनुष्य की सोच के हिसाब से ठीक भी है या नहीं है। इसलिए हमने बात की कि अब रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों को त्याग दिया गया या इनका विरोध हुआ। और इनका विरोध किस आधार पर किया गया? तो इनका विरोध किया गया तर्क के आधार पर। कि मनुष्य अब कैसा था? अपने तर्क से सोच रहा था। ठीक है, वो ध्यान दे रहा था अपने रीजन पे, कि वो इस रीजन के माध्यम से पुरानी जो बातें थी, पुरानी जो चीजें थी, जो रूढ़ियां थी, उनका विरोध कर रहा था। और इन रूढ़ियों का विरोध करने के लिए या तर्क जो है, वो तर्क का डेवलपमेंट किस माहौल में होता है या कैसे? तो तर्क का जो विकास है वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति कैसे सोचे? स्वतंत्र होकर के सोच सके। कि इस समय की जो थिंकिंग का जो पूरा प्रोसेस था या कंटेम्पलेशन जिसको कहते हैं, वो कैसा था? इंडिपेंडेंट था। हम क्या कहते हैं कि इस समय स्वतंत्र चिंतन की जो प्रवृत्ति है उसका क्या हुआ? विकास हुआ। या इंडिपेंडेंट कंटेम्पलेशन जो है उसकी शुरुआत हुई या उसको बढ़ावा दिया गया। क्यों? क्योंकि अब जब कोई आधार नहीं है, कोई रूढ़ी नहीं है, किसी चीज में आदमी बंधा हुआ नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। तो देखो अब धर्म के बंधन कम हो गए, रूढ़िवादिता का और अंधविश्वासों का जो बंधन है वो कम हो गए। तर्क जो है मनुष्य के पास प्रधानता के साथ था। और इसलिए ये जो पूरी प्रवृत्ति थी, इसको हमने क्या कहा कि स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति का इस समय प्रोत्साहन दिया गया। कि मनुष्य जो स्वतंत्र होकर के सोच सकता था, वह पुरानी जो रूढ़ियां मान्यताएं थी उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, अब वो नए रास्ते ढूंढ रहा था। और इन नए रास्तों की जब ढूंढने की शुरुआत की गई, तो मनुष्य ने बहुत सारी नई चीजें दिखाई दी कि धर्म में तो बहुत सारी कमियां थी या पुरानी व्यवस्था में बहुत सारी कमियां थी। और जब इतनी सारी कमियां इसे दिखाई दी या अपने तर्क और बुद्धि के माध्यम से इसे नए चीजों को खोजने की शुरुआत की, तो हम कहते हैं कि इस पूरे पुनर्जागरण में एक और नई चीज थी, और वो थी आलोचना
क्रिटिसिज्म और अन्वेषण। आलोचना और अन्वेषण की जो प्रवृत्तियां थी वो इस समय डेवलप हुई या उनका जन्म हुआ। क्रिटिसिज्म एंड एक्सप्लोरेशन। कैसे कि स्वतंत्र होकर के जब व्यक्ति सोच रहा है तो उसे कुछ नया चाहिए, उसे नए रास्ते निकालने पड़ेंगे और उन्होंने उन नए रास्तों को निकालने के लिए पहले उसको पुरानी चीजों की क्या करनी पड़ेगी, आलोचना। इसलिए उसमें आलोचनात्मक जो प्रवृत्ति थी कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ सही है, उन सब चीजों का अर्थ या भेद उसे पता होना चाहिए। इन दोनों चीजों का पता इन्होंने लगाया, इसलिए आलोचना की जो प्रवृत्ति है या क्रिटिसिज्म की जो टेंडेंसी है वो इस समय डेवलप हुई। साथ में मनुष्य को अब जब सिर्फ बुराई ही नहीं कर रहा है पुरानी चीजों की, बल्कि उसे क्या जरूरत पड़ी, नई चीजें भी खोजनी थी कि पुरानी चीज की बुराई कर दोगे तो सही चीज क्या होगी, वो कहां से लाओगे। तो उस सही चीज की जो खोज थी, उसकी जो प्रवृत्ति थी, उसे कहा जाता है अन्वेषण की प्रवृत्ति। तो अब हम कहें कि पुनर्जागरण में स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन दिया गया और स्वतंत्र होकर के व्यक्ति ने दो चीजें सोची। एक तो उसने क्या की, आलोचना की पुरानी चीजों की, और दूसरी तरफ उसने क्या किया, अन्वेषण किया। कुल मिलाकर के ये जो सारी चीजें हैं कि देखो, थिंकिंग का सेंटर पॉइंट कौन है, मनुष्य है, ह्यूमन है। रूढ़िवादिता और अंधविश्वास जो है उनका विरोध किया जा रहा है, तर्क या रीजन को महत्व दिया जा रहा है, इंडिपेंडेंट कंटेम्पलेशन या स्वतंत्र चिंतन को जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और आलोचना और अन्वेषण जैसी प्रवृत्तियों का जन्म हो रहा है जो आधुनिक प्रवृत्तियां मानी जाती है। कुल मिलाकर के हम कहें कि इसकी एक और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यही वो टाइम पीरियड था या यही वो काल था या यही पुनर्जागरण, यही वो आंदोलन था जो कि मनुष्य के जीवन के उन्नयन का क्या बना, स्रोत बना। इसलिए हम कहते हैं कि यह मानव जीवन के क्या था, उन्नयन का स्रोत था या सोर्स ऑफ अपलिफ्टमेंट इन ह्यूमन लाइफ। कि मानव जीवन की जो उन्नति है, जो आधुनिक जो डेवलपमेंट है मनुष्य का, वो सब इन्हीं चीजों से शुरू हुआ था, यही उसका बेस है। आज भी हम बात करें कि एक व्यक्ति समझदार जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या प्रवृत्तियां होनी चाहिए, तार्किक होना चाहिए, स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्तियां होनी चाहिए, उसमें आलोचना और अन्वेषण की प्रवृत्तियां हो दिखाई देनी चाहिए, उसके विचारों का केंद्र क्या है, मनुष्य होना चाहिए, सही गलत का जो डिसीजन है वो मनुष्य के बेस पर होना चाहिए, उसमें धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्तियां होनी चाहिए, ठीक है, और वह कैसा होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो वो क्या है, आधुनिक है, उन्नति करने वाला है। तो ये जो सारा उन्नति का स्रोत था, यही सारी चीजें क्या थी, पुनर्जागरण की विशेषताएं थी कि पुनर्जागरण ने ये इन सब विशेषताओं से युक्त था। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पुनर्जागरण मनुष्य के जीवन के उन्नयन का स्रोत था, कि यही वो टाइम पीरियड था जिसके बाद से मनुष्य का जो जीवन है वो उत्तरोत्तर प्रगति करता गया। इसलिए हमने बात की कि मनुष्य की नेचर कैसी थी, पूरी की पूरे जो रेनेसां का जो टाइम पीरियड था उसकी एक पूरी प्रकृति कि अगर हम 10 पॉइंट्स में बात करें तो उसके प्रकृति के 10 पॉइंट्स निकल के आते हैं कि ये उसकी एक नेचर थी। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि एक बार हमने चीजें समझ ली है, वापस से हम इसको एक बार और देख सकते हैं कि बात करें कि अब कौन कौन सी चीजें थी। कि सबसे पहले ये किस चीज से प्रेरित था, प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं से प्रेरित था। दूसरी बात हमने की कि ये कैसा था, प्रकृति में प्रगतिशील था, कि सिर्फ 10 शब्द याद करने हैं कि इसने जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव कला और साहित्य के क्षेत्र में, आर्ट एंड लिटरेचर के सेक्टर पर। यह कैसा था, धर्म निरपेक्षता प्रवृत्ति से। आप सेकुलरिज्म याद रखो, ठीक है, आप याद रखो कि इसकी प्रकृति कैसी थी, शहरी थी, क्योंकि ये शुरू कहां हुआ है, शहरों से हुआ है। जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बातें तो और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई है, शहरों से, इसलिए ये कैसी प्रकृति का है, शहरी प्रकृति का है। हमें सिर्फ यही 10 शब्द याद करना है, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। कि कैसा था, कि विचारों का केंद्र कौन था, मानव था, या मानववादी विचारों से युक्त था। तो मानववादी विचार शब्द को याद रख लो आप, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक आइडियाज याद रखो। फिर हम बात करेंगे कि ये किसके विपरीत था, तो रूढ़िवादी था और अंधविश्वासों के विपरीत था। इट वॉज कॉन्ट्रेरी टू
कंजर्वेटिज्म एंड सुपरस्टिशंस। इसने किसको महत्व दिया? तर्क को। तो तर्क रखो याद। तर्क के बाद में हम याद क्या रखें? स्वतंत्र चिंतन याद रखें। स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति का विकास हुआ या प्रोत्साहन दिया गया। हम बात करें कि आलोचना और अन्वेषण की प्रवृत्तियां, क्रिटिसिज्म और एक्सप्लोरेशन जो सी चीजें हैं उनकी शुरुआत हुई। और कुल मिलाकर के ये क्या था? मानव जीवन के उन्नयन का स्रोत था। तो यह इसकी 10 विशेषताएं जो मोटी मोटी हमें दिखाई दे रही है किसकी? पुनर्जागरण की। तो यह थी पुनर्जागरण की प्रकृति या पुनर्जागरण की विशेषताएं। किसी भी रूप में पूछा जाए आप ये 5, 7, 10 चीजें याद रखें और आराम से अपने आंसर को बना लें। तो हमने अभी तक 2 चीजें देख ली कि पुनर्जागरण क्या था, इसका अर्थ देखा। हमने देखा कि पुनर्जागरण की नेचर या पुनर्जागरण की प्रकृति कैसी थी। ठीक है।